अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर एक ऐसे बहरान के दहाने पर खड़ा है जिसके असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि आलमी सियासत, मईशत, तवानाई की मंडियों और बैनुल अक़वामी तजारत पर भी बराह रास्त मुरतब हो सकते हैं। आबने हरमज़, जहाँ से दुनिया की तेल की एक बड़ी मिकदार गुजरती है, अब एक बार फिर सफारतकारी के बजाय फौजी कार्रवाइयों, मिसाइल हमलों और जंगी बयानात का मरकज़ बन चुकी है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी न सिर्फ ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है बल्कि गुज़श्ता माह तय पाने वाली इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के मुस्तकबिल पर भी संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर की जानिब से एक तजारती माल बरदार जहाज़ को आबने हरमज़ में निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में जहाज़ को शदीद नुकसान पहुँचा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कब्रस के झंडे वाले कंटेनर बरदार जहाज़ में आग लग गई, इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा और जहाज़ अपना सफ़र जारी न रख सका, जबकि हमले का एक शहरी रुकन लापता बताया गया। दूसरी जानिब ईरान का मौक़िफ़ है कि उसने पहले कई जहाज़ों को मुतनब्बे किया था कि वो उसके बकौल ममनुआ रास्ता इस्तेमाल न करें, और जब निशाना बनाए जाने वाले जहाज़ ने अपना रास्ता तब्दील नहीं किया तो इस पर फायर किया गया। इस वाक़े के बाद अमरीका ने भरपूर फौजी रद्द-ए-अमल देते हुए आबने हरमज़ के करीब ईरानी अहदाफ पर हमलों का नया सिलसिला भी शुरू कर दिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इन हमलों में ईरान के फ़ज़ाई और ज़मीनी निगरानी के रेडार, मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरा गाहें, लॉन्चिंग साइट्स और ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम का दावा है कि अमरीकी अफ़वाज ने ज़मीनी और बहरी प्लेटफॉर्म से दागे गए इंतहाई दुरुस्त हथियारों के जरिए तकरीबन 140 ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। सेंटकॉम ने यह भी ऐलान किया कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का तीसरा मरहला शुरू कर दिया गया, जबकि अमरीकी वज़ीर दिफा ने वाज़ेह पैगाम दिया कि ईरान ने गलत फैसला किया और अब उसकी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने न सिर्फ कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन के समेत ड्रोन और मिसाइल दागे, बल्कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ ने ऐलान किया कि अमरीकी हमलों के बाद आबने हरमज़ बंद कर दी गई है और ये बंदिश अमरीकी मदाखलत के खात्मे और आइंदा ऐलान तक बरकरार रहेगी। उनका कहना था कि अमरीका को पहले ही कहा गया था कि आपने वादे पूरे करे या फिर वादा खिलाफी की कीमत अदा करे। ईरानी हमलों के असरात खलीजी ममालिक में भी महसूस किए गए। कतर की वजारत दाखिला के मुताबिक ईरानी मिसाइलों को रोकने की कार्रवाई के दौरान गिरने वाले मलबे से एक बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। सऊदी अरब, ओमान और कुवैत ने ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए उन्हें इलाकाई सलामती, रियासती खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि तजारती जहाज़ों और बैनुल अक़वामी बहरी रास्तों को निशाना बनाना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, इस्लामी ताउन तंजीम के उसूलों और आलमी कवानीन से मुतसादिम है, जबकि ओमान ने भी अपनी सरजमीन पर हमले को नाकाबिले कबूल करार दिया। दिलचस्प बात यह है कि ओमान की जानिब से यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरानी वज़ीर ख़ारजा चंद घंटे कबल ही आबने हरमज़ की सलामती से मुतल्लिक मुज़ाकरात के लिए ओमान में मौजूद थे। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान होने वाली मुलाकात में ओमान की जानिब से आबने हरमज़ के हवाले से एक मनसूबा पेश किया गया। CNN के मुताबिक ओमान ने तजवीज़ दी कि आबने हरमज़ में 2 अलग अलग रास्ते खुले रखे जाएं। तजवीज़ के मुताबिक जनूबी रास्ता जो ओमान की समंदरी हदूद में आता है, वहाँ से तमाम बहरी जहाज़ जंग से पहले के हालात की तरह बिल्कुल आज़ादाना तौर पर आ जा सकेंगे। दूसरी तरफ जो शुमाली रास्ता ईरान के समंदरी हदूद में आता है, वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को पहले ईरान से बाकायदा इजाज़त लेना होगी। मुजवज़ा मंसूबे के मुताबिक किसी भी रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों पर किसी किस्म का कोई टैक्स या टोल नहीं लगाया जाएगा। आबने हरमज़ के मुस्तकिल हल के लिए ओमान ने तो ईरान के सामने एक मंसूबा रख दिया, लेकिन ईरान की जानिब से किसी खातिर ख्वाह पेशरफ से पहले ही हालात दोबारा कशीदा हो चुके हैं। इस सब के दौरान पाकिस्तान ने सफारती सतह पर अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता करके ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल किया। इसहाक़ डार की जानिब से मुतल्लिका फ़रीक़ैन को इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की रोशनी में कशीदगी में कमी, एतमाद साजी और मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसहाक़ डार का कहना था कि मौजूदा बहरान का हल ताकत के इस्तेमाल में नहीं बल्कि सफारतकारी, मकालमे और बाहमी ताउन से मुमकिन है, जबकि पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए
अपना तामीरी किरदार जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने मुस्तक़बिल में भी करीबी राब्ते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। अब देखना यह होगा कि क्या सफारतकारी जंग की आग को ठंडा कर पाएगी या मशरिक़ वस्ता एक ऐसे तसादुम की जानिब बढ़ रहा है जिसके असरात पूरी दुनिया महसूस करेगी। क्या अमरीका और ईरान एक बराह रास्त और तवील फौजी तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्या आबने हरमज़ की बंदिश आलमी मईशत, तवानाई की फराहमी और बैनुल अक़वामी तिजारत को शदीद बहरान में धकेल देगी। अनस मलिक, ब्यूरो चीफ एशिया वन न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने, दिफाई तजकार हैं। दोनों अहबाब का शुक्रिया। अनस, बताइएगा इस वक्त सिचुएशन जो है वो ईरान पर फिर से हमले और ईरान भी जवाबी हमले कर रहा है। दूसरी जानिब ओमान और ईरान के आबना हरमज़ की बंदिश के बाद एक फ्रेमवर्क के ऊपर भी बात हो रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो एफर्ट है वो भी देखने में आ रही है। अपडेट्स इस वक्त क्या है आपके पास? देखिए, दो चार चीज़ें हैं। ईरान के ऊपर जब हमला हुआ तो ईरान की जानिब से जवाब ना देना वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि वो जवाब नहीं देगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो जहाज़ों पर हमला किया वो उसने अपना राइट टू इम्प्लीमेंट दी एमओयू के अंडर किया, क्योंकि आर्टिकल 5 ऑफ द एमओयू इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो बड़े क्लियरली वाज़ेह करता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए तमाम तर शिपिंग लाइंस जो गुजरेंगी वो ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन के जरिए गुजरेंगी और ईरान के कंसेंट से गुजरेंगी, और ईरान जब वाटरवे देगा उसी चैनल के जरिए गुजरेंगी। जो कतरी जहाज था और उसके बाद जो इंडियन जहाज था, ये 3 जहाज़ों के ऊपर हमला किया गया। वो जहाज थे जिन्होंने IRGC और ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं की थी और एक न्यू नॉर्मल स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी, ये ईरान का कहना है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको वार्निंग शॉट्स फायर किए गए थे। यहाँ ये भी कहना जरूरी है कि क्योंकि ऑलरेडी डी माइनिंग का अमल अभी चल रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, आबना हरमुज़ के अंदर, तो इसलिए भी जो चैनल दिए गए थे वहीं से जाना जरूरी था। अब उसके जवाब में अमेरिका ने कल रात को भी 140 जगहों के ऊपर मुख्तलिफ निशानात पर बमबारी की है। अभी भी हम दोबारा ईरान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईरान जो है रिटेलिएट करेगा। विद दैट, कल गुज़िश्ता शब जो है, गुज़िश्ता रोज़ सैयद अब्बास अराक़ची ने ओमान का दौरा किया और ओमान के उसमें वहाँ उस मीटिंग के अंदर जो कतरी सालसीन और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सालसीन भी शायद उसमें मौजूद थे। कतर की जानिब से ये बात एक जॉइंट फ्रेमवर्क की बात की गई कि आबना हरमुज़ के कंट्रोल के लिए गोया ओमान, कतर और ईरान, लेकिन ईरान ने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ईरान का ये कहना है कि ये आबना हरमुज़ जो है वो ओमान और ईरान की है, वो कंट्रोल करती है और कतर का इसमें कोई रोल नहीं है। और कतर का जो सालिस का किरदार है वो सिर्फ और सिर्फ एक जिसे कहते हैं इकोनॉमिक रोल है, वहीं तक ही उसको अपने आप को सालसी को महदूद कर देना चाहिए। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम मजीद अटैक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जो अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही सालिस है पूरे प्रोसेस के अंदर जो कि न्यूट्रल भी है और नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, वो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। और पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त भी एफर्ट चल रहे हैं। हमने देखा कि जुमेरात के दिन जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं सैयद अब्बास अराक़ची और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भी रब्ता हुआ था, और इस वक्त भी पाकिस्तानी मीडिएटर्स दोनों फरीक़ैन को किसी न किसी तरह ये चाह रहे हैं कि डिफ्यूज करके जल्द से जल्द पाकिस्तान की एफर्ट्स कितनी कारगर होती हैं ये भी बात करें। बहुत शुक्रिया अनस मलिक, आप हमारे साथ मौजूद थे। ईरान ने आबना हरमुज़ बंद किया, फिर ईरान ने हमला, अमेरिका ने हमला, और अब हम मुसलसल जो देख रहे हैं वो है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट, हमला, फिर डिप्लोमेटिक एफर्ट, फिर हमला। इन्हीं हमलों के साथ साथ चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद ट्रंप ने जो अपनी टीम है, जर्ड किश्नर भी है, स्टीव विटकॉफ है, उनको कहा कि बातचीत जारी रखी जाए। 3 हफ्ते गुजर गए, 5 हफ्ते बाकी रह गए हैं, कोई ब्रेक थ्रू नज़र आ रहा है सर? जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने इनवाइट किया है। देखिए इतना आसान नहीं होगा, ख़ास तौर पर पूरी ऑल आउट जंग हुई दोनों मुल्कों के दरमियान। दोनों मुल्कों के दरमियान किसी साइड को भी 100% क्लैरिटी नहीं है कि वो कितनी कामयाबी उनको हासिल हुई। कोई भी साइड शिकस्त मानने को तैयार नहीं है। बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ और डिस्ट्रक्शन हुई ईरान की। ऑन दी अदर हैंड बहुत ज़्यादा मिथ और बुज़ोम और इन्फ्लुएंस कॉम्प्रोमाइज़ हुआ अमेरिका का। जी। अब इस रोशनी में दोनों ममालिक ऑप्टिकली जंग जीतना चाहते हैं, और अगर आपने कहा जैसे आपने पूछा कि 3 हफ्ते गुजर गए और 5 हफ्ते रह गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी होगा, क्योंकि देखिए हिस्ट्री से सीख लेते हैं। JCPOA जो 2015 दिसंबर में साइन हुआ था, उससे पहले 25 महीने पहले इंटरिम एग्रीमेंट साइन हो गया था नवंबर 2013 में। तो मैंने लिंक करने की ये कोशिश की है कि जब इंटरिम होने के बावजूद 25 महीने लगे थे उनको दोबारा कन्वर्ज करने में, और ये ज़हन में रखिएगा कि उस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान जंग नहीं हुई।
दोनों मुल्कों के दरमियान स्टेट ऑफ हॉर्मोज का डिस्प्यूट नहीं था। सबसे ज्यादा ईरान के जो 87 स्पिरिचुअल लीडर उस वक्त शहीद नहीं हुए थे, 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट शहीद नहीं हुए थे, 20,000 इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह नहीं हुए थे, और सबसे बढ़कर उस वक्त आयतुल्लाह खामनाई जो हुकूमत में थे उनको कुछ नहीं हुआ था। इसलिए अब आप देखें कि अब सिर्फ ये नहीं हुआ कि जंग जीतनी है, आपने अभी जो बरियल में देखा जनाजे में आयतुल्लाह खामनाई के, एक एलिमेंट ऑफ हेट और रिवेंज ऐड हो गया, जो कि एक न्यू फाउंड एक फिनोमेना है ईरानी कल्चर के दौरान। एक और चीज भी ईरान के फायदे में हुई कि जब एक्सटर्नल हमला होता है तो जाहिर एक यूनिटी आ जाती है कौम के अंदर। जनवरी इसी साल देखिए 6 महीने पहले बड़े जबरदस्त मुजाहरे हो रहे थे और लग रहा था कि शायद हुकूमत टॉपल हो जाए किसी वक्त भी, और हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बहुत ज्यादा सैकड़ों या हजारों कैजुअलिटीज शहादतें हुई, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत नहीं बदली। तो वो एक एलिमेंट ये दो मुल्कों का आपस में है। थर्ड डायमेंशन क्लोजिंग के वक्त में इजराइल फैक्टर जरूर ऐड करना चाहूंगा कि नेतन्याहू के लिए इस वक्त जो है वो एग्जिस्टेशनल थ्रेट है ये पीस होना, और उसके लिए सुइसाइडल है अगर ये साइन हो गए। तो जितना ज्यादा अमन होगा उतना ही ज्यादा खौफनाक उसका करियर इफेक्ट होगा नेतन्याहू का। तो आई थिंक आने वाले वक्तों में ये तो सारी चीजें सर जो हैं आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म वाला मामला है, लेकिन पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एफर्ट भी कर रहा है उसमें। डार साहब का इराक़ची के साथ भी बात हुई, फरहान बिन फैसल साहब के साथ भी बात हो रही है, वज़ीर आज़म भी कतर का दौरा करेंगे। डीएस्केलेट करना एक चीज़, आपने हुर्मुज़ का खोल देना, और वो चीज़ें जो आज से 2 हफ्ते पहले हो रही थी वहाँ तक ले जाना, आप समझते हैं वो मुमकिन हो पाएगा? जी मेरा ख्याल है दोनों ममालिक के पास मुदस्सर साहब चॉइस नहीं है। देखिए अमेरिका के पास मिलिट्री चॉइस है, लेकिन जब आप मिलिट्री अप्लाई करते हैं तो फिर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी आपने हासिल करने होते हैं, और वो अगर हासिल होने होते तो 40 दिन की जंग में हो चुके होते। सही। अगर वो उस वक्त नहीं हुए तो 40 दिन और भी खुदा ना खासा जंग हो गई तो नहीं हो सकेंगे। मेरा ख्याल ये है नंबर 1। अगर ये माना जाए कि 40 दिन में ईरान को घुटने टेकने पर और शिकस्त देने पर अमेरिका कामयाब हो जाएगा, मेरा मानना वो भी नहीं है कि नहीं हो सकेगा। तो जब ये कुछ नहीं हो सकेगा तो कम से कम ये जो दोनों साइडें हैं ईरान और अमेरिका, इन्होंने रियलाइज कर लिया है कि चाहे अप्स एंड डाउन्स होते रहे, एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता रहे, एस्केलेशन लेडर ऊंच नीच होती रहे, लेकिन वो बिलो द फुल ऑल आउट वॉर से नीचे रहेगी दोनों तरफ से, ये मेरा मानना है। उसके बाद कन्वर्जेंस होगी, आहिस्ता आहिस्ता होगी, लेकिन इसमें जो खतरनाक पहलू इस वक्त ये है वो नेतन्याहू का ही है। जैसे मैंने कहा कि उसके लिए एग्जिस्टेशनल थ्रेट है, उसका इलेक्शन आने वाला है अक्टूबर में, उसको पता है कि अगर इलेक्शन हो गए तो वो हार जाएगा, क्योंकि एक सर्वे हुआ है चैनल 12 ने किया, इजराइल का चैनल है, उसने कहा है सिर्फ 11% इजरायली समझते हैं कि वो जंग जीते हैं, बाकी 89% नहीं ऐसा समझते, 71% वो ट्रंप पे एतबार करने को तैयार नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का लीवरेज ईरान के साथ बातचीत करते वक्त इजराइल पर वो नहीं है जो पहले था। अब ट्रस्ट पहले ही खराब है ईरान का, खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, वो नेतन्याहू की बात मानते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप पे बहुत बड़ा प्रेशर है कि वो साबित करें कि मैं उनके बहकावे में नहीं आ रहा, जंग होना तो चलो हम भूल सकते हैं कि किसकी गलती या मिस जजमेंट से हुई थी, दोबारा जंग शुरू करने के तो कोई माफी नहीं हो सकती ना किसी साइड को भी, खासतौर पर जिसने अटैक किया उसने ऑब्जेक्टिव दिखाने। प्रेसिडेंट ट्रंप को यही चीज रोक रही है कि एक तरफ उनका इलेक्शन आ रहा है, उनको पता है कि ऑलमोस्ट ड्रैग नहीं करना चाहते जंग को। तो ये सारी बातें मिलाकर जंग के ना जाने के हक में मुझे ज्यादा दलाइल लगते हैं कि फॉर्मली नहीं आउटब्रेक हो। सही जी सब आखिर में ये कि ओमान और ईरान के दरमियान आपने हुर्मुज़ के फ्रेमवर्क के हवाले से कोई आपको नज़र आ रहा है कि काबिल अमल फ्रेमवर्क हो जाए? एक कह रहा है कि नॉर्थ वो संभाल लें, दूसरा साउथ संभाल लें, लेकिन ईरान उस पर नहीं राजी हुआ। कोई काबिल अमल फार्मूला आपको नज़र आ रहा है कि हो जाए और आपने हुर्मुज़ खुला रहे? देखिए मुदस्सर, कभी भी ईरान नहीं चाहेगा कि अपनी साइड को बंद कर दे दुनिया के लिए और इधर से ट्रैफिक खत्म हो जाए और ओमान के पास चली जाए। इसका तो मतलब यह है कि सारे का सारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का इनडायरेक्ट कंट्रोल, चाहे वो टैरिफ के बगैर भी हो, इन्फ्लुएंशियली तो फिर ओमान के पास चला गया। मेरा नहीं ख्याल ईरान कभी ऐसा मानेगा। और दूसरी बात, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ओमान की तरफ से खुले या ईरान के बॉर्डर के करीब जो खुले, तो फिर इफेक्टिवनेस तो ईरान के हाथ में लीवरेज या बार्गेनिंग के लिए तो कुछ नहीं बची। इसीलिए वो ओमान को कन्विंस कर रहा है कि हम मिलकर करें, तुम्हारा भी फायदा है मेरा भी फायदा है। लेकिन मेरा ख्याल है, अभी आखिरी जुमला मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि ईरान को पता है कि ये लीवरेज लॉन्ग टर्म या एवर नहीं हो सकती। वो मुझे लगता है कि ये बार्गेनिंग चिप और एक लीवरेज लेने के लिए कर रहा है, ताकि बाद में चाहे वो एसेट्स फ्रीज हो, कि डी एस्केलेशन हो, वेपन्स पुल बैक करें, इनके बेसिस को पीछे निकाला जाए जो मिडिल ईस्ट में है, कहीं ना कहीं लगता है उसको इंसेंटिव दिया जाएगा तो ईरान मान जाएगा। बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब दिव्य भाई तेज साथ मौजूद थे। अब देखना यह कि ईरान के मामला किस तरह से आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की मईशत को गुज़श्ता कई बरसों से एक बुनियादी और मुसलसल चैलेंज का सामना है। बरामदात $30 अरब की हद अबूर नहीं कर पा रही,
जिसके बायस मुल्क का तजारती खसारा मुसलसल 40 अरब डॉलर के करीब मंडलाता रहता है। हाल ही में खत्म होने वाले माली साल में भी तकरीबन 5.97% कमी के बाद पाकिस्तान की बरामदात सिर्फ 30.13 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई, जबकि तजारती खसारा तकरीबन 39 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इस खसारे को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को एक तरफ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के तरसीलात ज़र पर इन्हिसार करना पड़ता है, तो दूसरी जानिब बार बार IMF के प्रोग्रामों का सहारा लेना पड़ता है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के पास इस मुआशी दायरे से निकलने का कोई पायदार रास्ता मौजूद है? दिलचस्प हकीकत यह है कि पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार यानी कि GDP में ज़राअत का हिस्सा तकरीबन 15% है, जबकि ज़रई शोबे के अंदर लाइफ स्टॉक का हिस्सा तकरीबन 2/3 बनता है। यूं पाकिस्तान की मईशत का लगभग 11% बराह रास्त लाइफ स्टॉक से वाबस्ता है। इसके बावजूद दुनिया के बड़े दूध और गोश्त पैदा करने वाले ममालिक में शामिल होने के बावजूद पाकिस्तान आलमी डेयरी मसनूआत और हलाल गोश्त की बरामदी मंडी में अपना जायज़ मकाम हासिल नहीं कर सका है। माहिरीन के मुताबिक अगर इस शोबे में जदीद पॉलिसी साजी, वैल्यू एडिशन, बैन अवी मयार की प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन और मौसर मार्केटिंग पर तवज्जो दी जाए तो पाकिस्तान सिर्फ लाइव स्टॉक और इससे वाबस्ता सनतों से 50 अरब डॉलर तक की बरामदात हासिल करने की सलाहियत रखता है। यह दावा इसलिए भी अहम है कि आज आलमी सतह पर हलाल गोश्त की मार्केट का हजम तकरीबन $2.5 ट्रिलियन, जबकि डेयरी मसनूआत की आलमी मार्केट $1.5 ट्रिलियन से तजावुज कर चुकी है। मगर अफसोसनाक हकीकत यह है कि दूध और गोश्त की पैदावार में दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में शुमार होने के बावजूद पाकिस्तान का इन मंडियों में हिस्सा न होने के बराबर है। माली साल 2026 में पाकिस्तान हलाल गोश्त की बरामदात में सिर्फ $500 मिलियन कमा सका, जबकि हुकूमती हदफ भी 2028 तक महज $700 मिलियन तक पहुंचने का है। सवाल यह है कि जब सलाहियत अरबों डॉलर की हो तो फिर हदफ सिर्फ चंद $100 मिलियन क्यों? क्या अपनी सबसे बड़ी कुदरती मुआशी ताकत को नज़रअंदाज कर रहा है, या वक्त आ गया है कि लाइफ स्टॉक को कौमी बरामदी हिकमत अमली का मरकज़ बनाया जाए? इस सब पर और पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के दीगर मुमकिन ऑप्शंस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इब्राहिम हसन मुराद साहब, साबिक निगरान वजीर लाइफ स्टॉक और डेयरी रहे हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक के रुकन भी हैं और UMT जो यूनिवर्सिटी है उसके प्रेसिडेंट और चेयरमैन हैं, और पाकिस्तान के एक बड़े मजहबी खानवादे से भी उनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम हसन मुराद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो पाकिस्तान की अगर हम एक्सपोर्ट के हवाले से बात करते हैं तो स्टैग्नेंट है, हमें बढ़ती हुई नज़र ही नहीं आ रही। हमें याद है कि इंपोर्ट बढ़ रही है इस वक्त जी, मुसलसल बढ़ रही है और पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। आप एक इदारे के साथ वाबस्ता हैं जो तालीमी इदारा है, आप इकनॉमिक डेवलपमेंट फोरम के रुकन भी हैं, वज़ीर भी रहे हैं। पाकिस्तान कैसे बेहतरी हो सकती है, अपने बरामदात को बेहतर किया जा सके? जी बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे आज मदऊ किया और इस टॉपिक पे आपने गुफ्तगू की जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। ये वो है जिसे कहते हैं एलिफेंट इन द रूम, कि आप देखते हैं कि 24 करोड़ का मुल्क है और उसकी टोटल जो एक्सपोर्ट है वो पिछली कई दहाइयों से, कई सालों से रियल टर्म्स में 20 से 30 अरब डॉलर के गिर्द जो है वो फ्लोट कर रही है। आप पिछले हफ्ते इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको सुने, उन्होंने ये सेलिब्रेट किया कि हम $1 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट जो है वो अचीव कर गए इस साल में। अब आप देखें कि पाकिस्तान अगर 1/6 है तो हमारी तकरीबन 160 से 200 अरब डॉलर आज के दिन में एक्सपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 30 अरब डॉलर के अराउंड फ्लोट कर रही है। आप ये देखें कि कंबोडिया जैसा मुल्क जिसमें सिर्फ 1.70 करोड़ आबादी है वो 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपने लाइफ स्टॉक का जिक्र किया, न्यूजीलैंड के अंदर 50 लाख आबादी है और वो सिर्फ डेयरी की 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारा मुल्क है, हम सलाहियत भी हमारे पास किसी और कौम से, मुल्क से कम नहीं है, वसाइल भी अल्लाह ताला ने हमें सारे दिए हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला है हमारी कंपैरेटिवनेस का। कंपैरेटिवनेस ये कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आप
दुनिया के दूसरे मुल्कों से अपनी गुड्स और सर्विसेज बेहतर तरीके से, बेहतर प्राइस पे, बेहतर क्वालिटी पे, बेहतर स्टैंडर्ड्स के साथ उनको आप प्रेजेंट करते हैं, और वो आप दूसरे मुल्कों को जो है उस फील्ड में, उस सेक्टर में आउट कम्पीट करते हैं। सही। ये कंपेयरनेस का कॉन्सेप्ट है। अब कंपेयरनेस डेवलप करने के लिए हमने अगर देखें कि पिछले कई सालों में हमारी हुकूमत की जो है वो क्या कोई पॉलिसी रही है, तो आपसे मैं अगर पूछूं कि हुकूमत की नंबर 1 एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए क्या पॉलिसी रही है, तो आप भी शायद कोई नहीं किसी की पॉलिसी का जिक्र कर सकेंगे। मैं अपनी भी कंफ्यूजन का बता देता हूँ। मैंने खुद जब माशरती उलूम में हमने पढ़ा, और वो आज तक हम वही देख रहे हैं कि पाकिस्तान की बरामदात कौन कौन सी हैं। पाकिस्तान टेक्सटाइल करता है, लेदर करता है, आलात जराही करता है, स्पोर्ट्स है, और मेरा ख्याल है अब जाकर चंद सालों से एक IT शामिल हुआ है। वहीं पर हम खड़े हुए हैं। हम तो कोई कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको हम कर सकते हैं और ये अचीव भी हो जाए? चले 110 नहीं तो कम से कम 50-60 अरब डॉलर तक तो हम पहुंचे। देखिए, पॉलिसी का जो मैं जिक्र कर रहा था, इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने कहा है कि हम 1000 अफराद को दिल्ली में ट्रेन करेंगे और इनको हम इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में प्लेस करेंगे एज डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट ऑफिसर। सही। आप अगर पाकिस्तान को देखें कि आज के दिन हमें ये ही नहीं इल्म कि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स की इकोनॉमी का साइज क्या है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी इंडस्ट्री जो है वो आगे है, उसके लिए हमें क्या वोकेशनल ट्रेनिंग करनी है जिससे उस इंडस्ट्री को रिसोर्सेज मिले। उस इंडस्ट्री को अगर हमने 10 गुना 20 गुना आगे लेके जाना है तो उसको हमने क्या इंसेंटिव देने हैं। जर्मनी में अगर आज आप कोई प्रोडक्ट उनकी किसी लोकल इंडस्ट्री से खरीदें तो उसकी फाइनेंसिंग का जो सूद है वो जर्मनी का बैंक देता है। अगर आप चाइना से कोई आज चीज खरीदें तो उनका जो एग्जिम बैंक है वो आपको 1 साल की उसकी किस्त एक्स्ट्रा देता है, पेमेंट का टाइम आपको 1 साल का ज्यादा देता है। तो मुल्क जो है हम देखते हैं कि इस तरह जो है अपनी इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं। अगर फर्ज करें जापान के अंदर आप $100 की एक्सपोर्ट करें तो जब जापानीज गवर्नमेंट आपको $5 रिबेट देती है वापस। सही। तो एक्सपोर्टर्स को मुल्क और कौमें जो है दुनिया में इस तरह जो है वो इंसेंटिवाइज कर रही हैं, लेकिन ये कि पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि कोई हमें पॉलिसी नहीं नजर आती। जो लास्ट आपने जो इंक्रीज देखा था दैट वाज इन द केयरटेकर गवर्नमेंट, जब आपकी जो एक्सपोर्ट थी वो 2024 में 30.9 से 2025 में 32.3 पे गई। सही। और उसमें एक जो बहुत मेन जो रोल था वो था जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड आपकी हो रही थी, जिसमें आपने जो स्मगलिंग वगैरह रोकी, जिससे आपको $6 अरब की जो उसका इम्पैक्ट था। तो अगर हम इब्राहिम साहब, मैं एक चीज आपके जो आर्टिकल्स और आपकी चीजें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग करें तो हमारी जरूर ये पॉलिसी बहुत ज्यादा जरूरी। मैं आपके कुछ आर्टिकल्स और आपके दावों के हवाले से, आप लिख रहे हैं कि $50 अरब की एक्सपोर्ट पाकिस्तान लाइफ स्टॉक के दोनों शोबे, हलाल गोश्त भी है उसमें, डेयरी मसनूआत भी है उसमें, वैल्यू एडिट करके, तो ये एग्जेजरेशन नहीं है? $50 अरब या डे ड्रीमिंग है जो आप बात कर रहे हैं? जी देखें, कसूर जो है उसकी आबादी तकरीबन 50 से 60 लाख है। न्यूजीलैंड की आबादी 50 से 60 लाख है। अगर न्यूजीलैंड जो है $30 अरब की डेयरी गुड्स की एक्सपोर्ट कर सकती है तो पूरा पाकिस्तान जो कि दुनिया का दूसरा या तीसरा बड़ा दूध का प्रोड्यूसर है, हमें किस चीज ने रोका है कि हम जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज अगर आप किसी भी बेकरी चले जाएं और उधर क्रीम केक आप पूछें कि इसकी जो है वो इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो क्रीम केक के ऊपर जो क्रीम है वो हमारी बेकरीज में इंपोर्टेड यूज हो रही है। आप किसी पिज्जे की दुकान पे चले जाएं, आप उनसे पूछें कि इसके ऊपर जो चीज है वो आप कहाँ की यूज कर रहे हैं, तो वो उस चीज इंपोर्टेड यूज कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि जिन चीजों का रॉ मटेरियल दूध है, जो डेयरी आइटम्स हैं, हम क्यों नहीं उनकी प्रोसेसिंग कर रहे? और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि हॉलैंड जो है वो कई 100 मिलियन यूरो के फ्रोजन पोटैटोज जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। अफ्रीका से आपकी दुकानों में आज के दिन फूल पड़े हुए हैं। आप जो ये गुलाब के फूल देखते हैं, जो सारी फैंसी, अब आप देखें कि हमारे जो मुल्क है एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन हम मफलूज होके रह गए हैं। बल्कि हम अपनी ज़रूरियात के लिए जो अशिया हैं वो भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बल्कि हमारी अपनी जो नीड्स हैं वो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें तो हमें ऑब्वियसली एक गैप नजर आ रहा है पॉलिसी का,
कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, कि हम अपनी इंडस्ट्री को खड़ा करना चाहते हैं या हम दूसरे मुल्कों की इंडस्ट्री को खड़ा करना चाहते हैं। जब इधर के हम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उनको इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, तो दूसरी मुल्क की जो इंडस्ट्री है वो हम पे हावी हो जाएगी, वो तरक्की करेगी, उनके यहाँ जॉब क्रिएशन होगी, उनके यहाँ टैक्स का इंक्रीज होगा और हमारा मुल्क जो है वो इधर का इधर ही खड़ा रह जाएगा। लेकिन इब्राहिम साहब, अब हुकूमत तो करे, लेकिन बिजनेसमैन जो हैं वो भी तो इस तरफ उस तरह से नहीं आए कि बड़े बिजनेसमैन, चंद ग्रुप्स के अलावा हमने नहीं देखा कि इसके ऊपर जो है लाइफ स्टॉक पे, डेयरी पे वो काम करें। तो ये भी तो एक वजह है। देखिए, इस जो आपने ये बात शेयर की, इसमें ऑब्वियसली देखें बिजनेसमैन जो है वो जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे। सही। अगर आप उसको बिजली जो है दुनिया की सबसे महंगी दें, अच्छा, नंबर 2 आप उसको जो गैस है उसकी अवेलेबिलिटी ही ना हो, नंबर 3 जो डॉलर उसको चाहिए एलसी खोलने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, वो मुल्क के पास होना, आप उसके दोनों हाथ बांध दें और फिर आप कहें कि जाके तुम लड़ो, तो मैं समझता हूं कि देखें जिस तरह बाकी मुल्क जो है वो इंसेंटिवाइज करते हैं एक्सपोर्टर्स को, उनको पता होता है आज पाकिस्तान 50 अरब रुपए प्रिंट कर ले, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है कि अगर पाकिस्तान 2 या 3 अरब डॉलर एक्सपोर्ट के अंदर इनकम जनरेट कर ले। तो हमने ये देखना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। हम अगर अपने जो बिजनेसमैन है उनको जो है समझे कि टारगेट करेंगे। इसमें हमने गए उकाड़ा में, हसन इब्राहिम, अब हम लोग गए उकाड़ा में SAFC के तहत जो बना हुआ है जेंडर सॉर्टेड स्टॉल्स का एक इदारा, हमने वहाँ से प्रोग्राम भी किया। वहाँ जाके आप समझते हैं कि इस किस्म के इदारे बनाने की ज़रूरत है और क्या स्टेप्स हों जो हम इसको तेज़ी के साथ आगे बढ़ा सके? वक्त की भी मेरे पास कमी, मैं इसलिए चाह रहा था आप इसको कंक्लूड कीजिए। देखिए, लास्टली ये कि नंबर 1 जो काम है वो है कि आप डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाएं। आप चाइना जाएंगे, फुशान जो है वो दुनिया का फर्नीचर कैपिटल बन गया है, ठीक है। आप शेंजन जाएंगे, वो दुनिया का टेक्नोलॉजी कैपिटल है। इस तरह करके उन्होंने अपने मुख्तलिफ शहर जो है उनको मुख्तलिफ एरियाज के अंदर स्पेशलाइज किया। हमारे पास देखें गुजरात है, वो फर्नीचर का कैपिटल बन सकता है। हमारे पास सियालकोट है, वो स्पोर्ट्स गुड्स और सर्जिकल का कैपिटल बन सकता है। हमारे पास फैसलाबाद है, फैसलाबाद टेक्सटाइल का कैपिटल बन सकता है। बांग्लादेश में आप देखें कि आज वो 50 अरब डॉलर की गारमेंट्स की एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक कॉटन का जो है वो बेल उधर उगता नहीं है। वो हर चीज इंपोर्ट करते हैं, पूरा रॉ मटेरियल, और फिर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान से 2-2.5 गुना उनकी गवर्नमेंट ने क्लस्टर बेस्ड फॉर्मेशन बनाई है, जिसकी वजह से जो लोकल कंपेटिटिवनेस है वो ट्रांसलेट हुई है ग्लोबल कंपेटिटिवनेस। बिल्कुल सही। जो आप पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। बहुत शुक्रिया इब्राहिम हसन मुराद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब हुकूमत इस तरफ फोकस करे तो शायद जो डिपेंडेंसी हमारी होती है IMF की, उसके बजाय खुद कफील हो जाएं और कल को फिर हमारी भी एक्सपोर्ट उसी तरह नजर आए जो हमसाया ममालिक में हो रही है। छोटे से एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मजीद बात। वेलकम बैक। भारत में मजहबी इंतहा पसंदी और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ ख़दशात एक मरतबा फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गए, जहाँ कानून और शवाहिद की बुनियाद पर फैसला सुनाने वाले जज को भी इंतहा पसंद अनासर की जानिब से नफरत अंगेज़ मुहिम, शदीद तनकीद और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सूरत हाल इस बहस को मज़ीद तक़वियत देती है कि जब इंसाफ फराहम करने वाले भी दबाव से महफूज ना हों तो अक़लियतों की जानो माल और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किस हद तक यकीनी बनाया जा सकता है। अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के ज़िला सिवनी मालवा में गौ रक्षक तंजीम के एहलकारों ने मवेशी ले जाने वाले एक ट्रक को रोका और गाय की स्मगलिंग के शुबे में शदीद तशद्दुद करके नज़ीर अहमद नामी शख्स को हलाक कर दिया था, जिसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तबस्सुम खान ने इस वाक़े में मुलव्वस 14 गौ रक्षकों को मुजरिम करार देते हुए कत्ल, हंगामा आराई और गैर कानूनी इज्तिमा के इल्ज़ामात के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इस फैसले के बाद उन्हें हिंदू इंतहा पसंद ग्रुपों की जानिब से शदीद फ़िरका वाराना हमलों का सामना रहा और सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज़ मुहिम चलाई, पुतले जलाए और उन्हें संगीन नताइज की धमकियाँ दी। भारतीय न्यूज़ चैनल सदर्शन न्यूज़ के एक एंकर ने सज़ा याफ्ता अफराद के अहले खाना से यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी ना होगा कि गाय के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर सब कुछ दाव पर लगाने वाले उनके अपने ही घर वाले इस काम की पादाश में कैद कर दिए जाएंगे। ये मसला सिर्फ हुजूम के तशद्दुद तक महदूद नहीं, बल्कि गुज़श्ता चंद बरसों में भारत की कई तारीखी मसाजिद भी तनाज़ात का मरकज़ बनी हुई हैं।
बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद अयोध्या में राम मंदिर की तामीर ने एक नई बहस को जन्म दिया, जिसके बाद वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद से मुताल्लिक भी ये दावे सामने आए। इन मकामात पर माजी में हिंदू मंदिरों को मिसमार करके मसाजिद तामीर की गई थी। इन दावों के बाद मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमा दायर किए गए, सर्वे कराए गए और इन इबादत गाहों की हैसियत पर कानूनी कशमकश जारी है। नाकदीन के मुताबिक इन तनाज़ात ने न सिर्फ मजहबी हम आहंगी को मुतासर किया, बल्कि भारत के लाखों मुसलमानों में ये खदशात भी पैदा किए कि आया उनकी तारीखी इबादत गाहें मुस्तकबिल में भी महफूज रह सकेंगी या नहीं। तस्वीर का एक रुख ये है, जबकि दूसरा रुख पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों के हुकूक के हवाले से एक हौसला अफजा पेशरफ देखने में आ रही। सूबा सिंध, जहां अंदाजन 49 लाख से जायद हिंदू आबाद हैं, वहां सिंध हुकूमत ने एक अहम पॉलिसी फैसला करते हुए हिंदू तलबा के लिए इस्लामियात के मुतबादिल के तौर पर महज अखलाकियात का मजमून पढ़ाने की बजाय उनके अपने मजहब सनातन धर्म की बाकायदा तालीम मुतारिफ कराने का फैसला किया है, ताकि हिंदू तलबा अपनी मजहबी रिवायात, अकायद और अक़दार से बाकायदा तौर पर आगाह हो सकें। इस इक़दाम को पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी और अक़लियतों की तालीमी हुकूक के फ़रोग़ की जानिब एक अहम पेशरफ करार दिया जा रहा है। महकमा तालीम सिंध ने हिंदू तलबा के लिए मजहबी तालीम को बाकायदा निसाब का हिस्सा बना दिया। महकमा तालीम के मुताबिक 3वीं से 5वीं जमात तक हिंदू मजहब की 3 किताबें निसाब में शामिल की जाएंगी। तालीमी साल 2026-27 से सरकारी स्कूलों में हिंदू तलबा को मजहबी कुतुब पढ़ाई जाएंगी। ये फैसला बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 11 अगस्त 1947 के उस तारीखी खिताब की भी अक्कासी करता है, जिसमें उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा था कि रियासत पाकिस्तान में हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने, अपनी इबादत गाहों में जाने और अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी और रियासत तमाम शहरियों के साथ मजहब, नस्ल या अकीदे की बुनियाद पर कोई इम्तियाज़ नहीं बरतेगी। नाकदीन और मुबस्सरीन के नज़दीक सिंध हुकूमत का यह इक़दाम इसी आइनी नज़रियाती विजन की अमली ताबीर के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका मकसद अक़लियतों को न सिर्फ मसावी शहरी हुकूक फराहम करना, बल्कि उनकी मजहबी शनाख्त और तालीमी ज़रूरियात का भी एहतराम यकीनी बनाना है। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर उमेश कुमार साहब, पैटर्न चीफ हैं पाकिस्तान हिंदू कौंसिल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, बहैसियत एक हिंदू कितना बड़ा ये इक़दाम देख रहे हैं कि अब सिंध के बच्चों को उनकी अपनी मजहबी किताब पढ़ाई जाएगी वो स्कूलों में, जो शायद बहुत पहले होना चाहिए था। कैसा रिएक्शन है इस इक़दाम के बाद कम्युनिटी का? देखें, अच्छी बात है। और पहले ये होता था कि स्कूल के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद नहीं थी और माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक एथिक्स पढ़ाया जाता था इस्लामियात की जगह पे। मगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि लोग बच्चे जो इस्लामियात भी पढ़ते थे, एथिक्स भी पढ़ते थे, मगर जो मुस्लिम टीचर थे वो इस्लामियात की वजह से वो बच्चे भी चाहते थे कि हम इस्लामियात की नॉलेज हासिल करें। मगर अब जब उनके लिए स्पेशल सब्जेक्ट अगर आ गए हैं सिख कम्युनिटी के लिए, हिंदू कम्युनिटी के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, तो ये बहुत बेहतर है। और ये 19 जून 2014 की जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, जो मेरे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आई थी, उसी जजमेंट की जो है वो नज़र में ये सारी चीज़ें हुई हैं। स्पेशली जो करिकुलम के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, और सिंध पहले भी जो है वो माइनॉरिटी के हवाले से बहुत आगे था और अभी भी आगे है। और सिंध ने ये जो सिस्टम रखा है और पहले उन्होंने करिकुलम पूरा डेवलप कर दिया इतना जल्दी में। और एक तरफ आपने अपने जो इंट्रो में बात की कि बॉर्डर के उस तरफ देखें कि किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है माइनॉरिटी को, और बॉर्डर के इस तरफ देखें कि माइनॉरिटी को किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है। तो ये सोचना चाहिए कि एक इंडिया एक सेक्युलर कंट्री था और सेक्युलर कंट्री में ये चीज़ें नहीं थी, मैं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी नहीं था। मगर इन चंद सालों के अंदर, इन 10-15 सालों के अंदर वो सेक्युलर से जो है वो एक मजहबी मुल्क बनता जा रहा है, जो इंडिया के लिए भी खराब है और अवाम के लिए भी खराब है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी मुस्लिम कम्युनिटी रहती है उतनी इंडिया के अंदर भी मुस्लिम कम्युनिटी है। तो ये इम्प्रेशन नहीं ये जाना चाहिए और मैं ऐसा हालात भी नहीं पैदा करने चाहिए। इस हालात से पूरे भारत को नुकसान पहुंच रहा है। और इवन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे जो 4-5% सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मगर स्टेट उसके साथ कैसे खड़ा हुआ है। स्टेट जो है वो गवर्नमेंट कोई भी काम होता है, मैंने
पब्लिक का रेस्पॉन्स वहां पे भी अच्छा है, यहाँ पे भी अच्छा है, मगर वहां पे स्टेट जो है वो एंटी माइनॉरिटी पॉलिसी कर रहा है, यहाँ पे स्टेट जो है वो प्रो जो है वो पॉलिसीज कर रहा है माइनॉरिटी के, कि माइनॉरिटी का करिकुलम भी करो, माइनॉरिटी की आप रिजर्व कोटा भी करो, माइनॉरिटी की रिजर्व सीट भी करो, माइनॉरिटी के लिए जो है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स भी करो, उनके टेम्पल्स की, उनके चर्चेस की, उनके लिए हर सूबे में एक्स्ट्रा बजट भी रखो, उनके मंदिरों को डेवलप भी करो। और ये चीजें जो है मैं समझता हूँ एक कमिटमेंट शो कर रहा है, और जो कमिटमेंट स्टेट जो है वो दिखा रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट तो हुआ सिंध से, और सिंध भी बहुत ज़्यादा है हिंदू कम्युनिटी की, बाकी सूबों में भी जो बाकी अक़लियती कम्युनिटी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं, बाकी मज़ाहिब हैं, आप समझते हैं बाकी सूबों को भी अब इसकी तरफ आना चाहिए? क्योंकि आप इसके लिए पहले भी आवाज़ उठाते रहें, कोशिश करते रहें, ताकि तमाम जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो अपनी उन किताबों का ही मुताला करें जैसे मुसलमान इस्लामियात पढ़ते रहे हैं। देखिए ये चीज़ हो चुकी है। मैं क्योंकि मैं कमीशन का मेंबर हूँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हमने करिकुलम कमेटी की, क्योंकि ये अब निसाब जो है ठीक है हर सूबा अपना बना रहा है, वैसे ये सेंट्रल लेवल के ऊपर चीजें हो गई हैं, और सेंट्रल लेवल के ऊपर ये सारी मीटिंगें हुई है, करिकुलम डेवलप हुए हैं, सिंध ने पहले इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, मगर ये चीजें हर सूबे में होने जा रही हैं। और ये नेशनल पॉलिसी है, ये प्रोविंशियल पॉलिसी नहीं है, नेशनल पॉलिसी है। और मैंने आपको बताया नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर सारी चीजें हो रही है। हर सूबे में आपका हेट मटेरियल को डिलीट करना, उनको अपने सब्जेक्ट पढ़ाना। जो कमेटी जो बनी थी वो कमेटी के अंदर भी चारों सूबों से माइनॉरिटी के वो लोग जो करिकुलम की जान पहचान रखते हैं वो आए, उन्होंने करिकुलम को डेवलप किया, और वो करिकुलम जो अप्रूव हुआ है वो भी नेशनल लेवल के ऊपर है, सिर्फ प्रोविंशियल लेवल के ऊपर नहीं है। ये हर सूबे में इम्प्लीमेंट होगा। सिंध ने इम्प्लीमेंट कर दिया, दूसरी जगह पे इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ है, और मैं समझता हूं कि वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम आते हैं, और मैं हर सूबे के अंदर इस चीज को फॉलो भी कर रहा हूँ। सही। डॉक्टर साहब, 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है हिंदुस्तान, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ आप माइनॉरिटीज़ के हवाले से इंडिया के माइनॉरिटीज़ पे भी आवाज़ उठाते रहें, चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी हो जो बाकी हों, लेकिन इस वक्त मस्जिदों और मंदिरों का तनाज़ा खड़ा करके, मुस्लिम और हिंदू का तनाज़ा बना के, गाँव रक्षक का बहाना करके, ये तमाम तर जो चीज़ें वहाँ पर, जिसका इशारा आप कह रहे थे कि रियासती तौर पर इसकी पुष्टपनाही हो रही है, ये इस रीजन के अंदर 3 ममालिक की आबादी अगर देख लें तो 2 अरब से ज़ायद बन जाती है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। तो आप समझते कि ये जो इक़दाम किया जा रहा है ये ना सिर्फ खित्ते के अमन के लिए बल्कि आलमी अमन के लिए भी अगले आने वाले दिनों में मज़ीद नुकसानदेह होगा जो कुछ वहाँ हो रहा है? अभी हालिया जो एक जज हैं अदालत की, उनके साथ जिस किस्म का रवैया अपनाया गया और वो रियासती सरपरस्ती पीछे नज़र भी आ रही है। देखिए, पहले ये चीज़ें नहीं थी। आप समझें कि ये जो पुलवामा के वाक़े के बाद थोड़ी सी नफरतें फैलती गई और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगते गए, उसके बाद नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज आई वो हेट पॉलिसीज थी, एंटी माइनॉरिटी पॉलिसीज थी। जैसे यहाँ पे आप हमारे पास भी रिलीजियस तंजीमें हैं, रिलीजियस तंजीमें आप देखिए कभी भी असेंबली तक उस लेवल के ऊपर नहीं पहुंच सकती है। चंद सीटें कोई 2, 4, 5 ले लें और ले लें, क्योंकि वो हमेशा उनकी पॉलिसीज माइनॉरिटी फेवरेट नहीं होती है, मगर वो माइनॉरिटी के वोट को पुल करना चाहती है, मगर पाकिस्तान की आवाम उसको रिजेक्ट करती है। बिल्कुल। मगर वहां पे मोदी जो है वो ये चाहता है कि एंटी माइनॉरिटी पॉलिसी करके, और मैं जो हिंदू कम्युनिटी का वोट है उसको सारा अपनी तरफ लेके आऊं, उसकी वो पॉलिसीज होती है। मगर आप समझे कि ऐसे नहीं है, क्योंकि वहां पे कम्युनिटी जो है वहां पे दीवार से, जैसे थरपारकर के अंदर हिंदू और मुस्लिम के अंदर कोई आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा, ऐसे इंडिया के अंदर भी कम्युनिटी के अंदर डिफरेंस नजर नहीं आएगा जी। मगर स्टेट जो है उसकी पता नहीं क्यों जो है वो पॉलिसी, कभी अमित शाह की पॉलिसी, कभी मोदी साहब की पॉलिसी, वो पॉलिसीज जो है वो एक फेडरल लेवल के ऊपर जो आती है, जो इंडिया का, भारत का एक इंप्रेशन भी खराब करती है, सेक्युलरिज्म का भी इंप्रेशन खराब करती है, और इंटरनेशनली भी अपना इमेज खराब करती है। और इस इमेज का फिक्र ये होता है कि तीनों कंट्री आपस में कम्युनिटी मिली हुई है, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, तीनों की जब कम्युनिटी आपस में मिली हुई है तो उस कम्युनिटी को फिक्र बहुत होता है कि यार ये जो हेट, जो चीजें, जो नफरतें फैल रही हैं कम्युनिटी के बीच में, तो उसका इन तीनों कंट्रीज के बीच में भी फर्क पड़ता है। उनकी और ये हालात उधर ज्यादा वो खराब होने की नजर आती हैं। सेकुलर रियासत का जो चेहरा था वो फाशिस्ट
रियासत के चेहरा मोदी हुकूमत ने वो बना Yes. दिया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद थे, पैटर्न चीफ पाकिस्तान हिंदू कौंसिल। हम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।